Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to continue with chapter number 3 of our spectrum, that is Advent of Europeans in India. In the last two lectures, we did Portuguese in India. We completed three important governors of Portuguese in India. In today's lecture, we're going to see favorable conditions for Portuguese in India. सबसे पहले तो यू मस्ट नो दैट इन इंडिया एक्सेप्टिंग गुजरात जो कि रूल हो रहा था उस वक्त बाय पावरफुल महमूद बेगरहा, उसके अलावा जो नॉर्दर्न पार्ट है वो स्मॉल किंगडम स्मॉल पावर्स में डिवाइडेड था. डेक्कन की अगर अब बात करें तो जो बहामनी किंगडम है दैट वाज ब्रेकिंग अप इनटू स्मॉलर किंगडम्स. कोई भी ऐसी पावर नहीं थी जिसके पास नेवल स्ट्रेंथ जो है इन कंपैरिजन टू पोर्चुगीज अच्छी हो. फार ईस्ट की अगर आप बात करें तो इंपीरियल डिक्री ऑफ चाइनीज एम्परर की वजह से नेविगेशन जो था वो लिमिटेड था चाइनीज शिप्स का. अरब मर्चेंट्स की बात करें जो कि एक्चुअली डोमिनेट कर रहे थे इंडियन ओशन को उस वक्त, उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो ऑर्गेनाइजेशन और यूनिटी को मैच कर पाए पोर्चुगीज की. ऑल्सो इंटरेस्टिंगली अगर आप जाने तो पोर्चुगीज शिप्स के ऊपर कैनन्स थे. ठीक है, सो दे हैड कैनन्स प्लेस्ड ऑन देयर शिप्स. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फेवरेबल कंडीशंस थी फॉर पोर्चुगीज, राइट. अगर आप पोर्चुगीज स्टेट की बात करें तो एक जनरल टेंडेंसी होती है कि हम अंडर एस्टिमेट करते हैं पोर्चुगीज होल्ड इंडिया में. हम यूजुअली बात करते हैं फ्रेंच की, वी ऑल्सो टॉक अबाउट ब्रिटिश ऑब्वियसली. हाउएवर जो स्टेट ऑफ पोर्चुगीज है इन इंडिया वो काफ़ी लार्ज था. मैनी कोस्टल पार्ट्स आप देखेंगे वो पोर्चुगीज़ के अंडर थे. 50 साल के अंदर अंदर वास्को डगामा के अराइवल के बाद ये बहुत सारी जगह पोर्चुगीज़ के अंडर आ गई. 60 माइल्स कोस्ट अराउंड गोवा पोर्चुगीज़ के अंडर था. वेस्ट कोस्ट की अगर आप बात करें तो मुंबई से लेके दमन एंड ड्यू गुजरात तक अप्रोच कर रहा था. नैरो ट्रैक था एक 4 इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स का, वो भी पोर्चुगीज़ के अंडर था, एंड टाउन्स एंड विलेजेस का, राइट. साउथ की अगर आप बात करें तो चेन ऑफ सी पोर्ट्स, फोर्ट्रेसेस, ट्रेडिंग पोस्ट लाइक मैंगलोर, कन्ननूर, कोचीन, कैलिकट, ये सब भी पोर्चुगीज के अंडर था. और आपको ये समझना पड़ेगा कि मालाबार में भले ही उनकी जो पावर है वो कंसोलिडेटेड नहीं थी, लेकिन इट वॉज इनफ टू इंश्योर कि वो इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं लोकल लीडर्स के ऊपर. ठीक है. अगर आप इम्पॉर्टेंट उनकी एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो मिलिट्री पोस्ट एंड सेटलमेंट उन्होंने ईस्ट कोस्ट में भी इस्टेब्लिश किए थे. सैंथोम चेन्नई में एंड नागापट्टनम आंध्रा में. ये ईस्ट कोस्ट की बात हो रही है. ओके okay? और अगर आप एंड ऑफ 16th सेंचुरी की बात करें तो बाय द एंड ऑफ 16th सेंचुरी हुगली यानी कि आपके वेस्ट बंगाल में भी उनका सेटलमेंट काफ़ी ग्रो हो गया था. गोवा और मेजर किंगडम्स ऑफ इंडिया, गोवा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गोवा वी आर टॉकिंग अबाउट पोर्चुगीज एक्चुअली. तो गोवा और बहुत सारे मेजर किंगडम्स ऑफ इंडिया जो थे उस वक्त के, उनके बीच में एनवॉयज एम्बेसडर्स एक्सचेंज होते थे. ट्रीटी साइन हुई थी बिटवीन गोवा एंड डेक्कन सुल्तान्स इन 1570. ठीक है. और वो रेगुलरली बहुत बार रिन्यू भी हुई एंड इट लास्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. अगर आप सक्सेसिव बैटल्स देखें, बैलेंस ऑफ पावर देखें, जैसे कि विजयनगरा एम्पायर, दिल्ली सुल्तान्स, डेक्कनीज एंड मुगल्स के बीच में, मुगल्स और मराठास के बीच में, सो ये जो सक्सेसिव बैलेंस ऑफ पावर है या बैटल्स हैं उनमें भी आपको इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंट रोल पोर्चुगीज का देखने को मिलेगा, राइट. इंटरेस्टिंगली हमको ये पता है कि पोर्चुगीज जो थे वो फर्स्ट यूरोपियंस थे टू कम टू इंडिया एंड दे वर ऑल्सो द लास्ट वंस टू लीव. ठीक है. 1961 में जीओआई जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने दे रिकैप्चर्ड गोवा, दमन एंड ड्यू फ्रॉम पोर्चुगीज. तो गोवा एंड दमन एंड ड्यू ये 1961 में इंडियन गवर्नमेंट ने दोबारा पोर्चुगीज से ले लिया. पोर्चुगीज एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो एक हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त जो होता था वो था वाइसरॉय, राइट. वाइसरॉय या गवर्नर जो हमने बताए थे, राइट. अल्बुकर्की का जो नाम था, एक्सेट्रा, जो भी हमने वाइसरॉयस पढ़े अभी तक, वो वाइसरॉय थे. 3 साल के लिए वो होते थे, राइट. और उनके सेक्रेटरी होते थे.
लेटर ईयर्स में ये सेक्रेटरी जो है, ही वॉज रिप्लेस्ड बाय अ काउंसिल. तो सिंगल मेंबर की जगह एक काउंसिल होता था टू एड एंड एडवाइज. राइट. नेक्स्ट इन इम्पोर्टेंस अगर आप देखें तो विदोर द फजेंडा, ये जो पोस्ट है ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होते थे फॉर रेवेन्यूज एंड कार्गोज एंड डिस्पैच ऑफ फ्लीट्स. ओके, रेवेन्यू एंड कार्गो डिस्पैच ऑफ फ्लीट्स, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था ये पोस्ट. राइट. इसके अलावा फोर्ट्रेसेस जो थे अफ्रीका और से लेके चाइना के बीच में, वो थे अंडर कैप्टन्स. तो कैप्टन्स थे जो फोर्ट्रेसेस को देखते थे, और जो कैप्टन्स हैं उनको असिस्ट करते थे फैक्टर्स. ओके, कैप्टन्स को असिस्ट करने का काम था फैक्टर्स का. ठीक है. उनकी पावर ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाती थी फैक्टर्स की, जब कम्युनिकेशन जो है दो जगहों के बीच में रुक जाती थी. तो ऑफ कोर्स उनको बहुत सारी चीज़ें अपने पर्सनल एंड से डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती थी. तो ये फैक्टर्स की पावर भी काफ़ी ज़्यादा थी. राइट. रिलीजियस पॉलिसी अगर देखें हम पोर्चुगीज़ की, हमको इनिशियली जब हमने फर्स्ट लेक्चर किया था तब से पता है कि दे वांटेड टू प्रोपगेट क्रिश्चियनिटी. राइट. मूर्स जो हैं दे वर एनिमीज ऑफ पोर्चुगीज इन नॉर्थ अफ्रीका. ठीक है. अरब्स भी उनके एनिमीज थे. ठीक है. जब वो ईस्ट आए, जब वो इंडिया आए, तो वो अपने साथ एक जील लाए कि वो प्रोटेक्ट प्रमोट करेंगे क्रिश्चियनिटी. और उनका एक और विश था टू प्रोसिक्यूट ऑल मुस्लिम्स. हमने देखा ही था कि वो कैसे एलिमिनेट करना चाहते थे मुस्लिम ट्रेड को. राइट. डिस्ट्रॉय करना चाहते थे बेसिकली. ऑल्सो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना चाहते थे. तो देयर वाज अ रिलीजियस पॉलिसी, दे वांटेड टू प्रोपगेट क्रिश्चियनिटी. ठीक है. दे वर इनटॉलरेंट टूवर्ड्स मुस्लिम्स. वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. राइट. व्हेन दे वर इन इंडिया दे वर इनटॉलरेंट टूवर्ड्स मुस्लिम्स. पहले इनिशियली तो वो तो हिंदूज की तरफ वो टॉलरेंट थे, लेकिन हाउएवर ओवर टाइम आफ्टर they got Goa, after the Inquisition of Goa, there was a change in the way they looked at Hindus as well. और हिंदूज को भी वो persecute करने का शुरू कर रहे थे. राइट. तो पहले तो वो इंटॉलरेंट थे, डाउन राइट इंटॉलरेंट थे, मुस्लिम्स के खिलाफ थे. राइट. टूवर्ड्स मुस्लिम्स दे वर इंटॉलरेंट. Initially they were tolerant towards Hindus, but later that also did not age well. Right. But in spite of this intolerant behavior towards Muslims, the Jesuits made a very good impression at the court of Akbar. Mainly क्योंकि अकबर के बारे में आपने पढ़ा हुआ है. राइट. मुगल एम्परर का इंटरेस्ट था इन क्वेश्चंस ऑफ थियोलॉजी. थियोलॉजी के बारे में पढ़ने में, उसके बारे में जानने में उन्हें अच्छा लगता था अकबर को. तो मेनली बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट इन थियोलॉजी द जेसूट्स एक्चुअली मेड अ गुड इम्प्रेशन इन हिज कोर्ट. ओके. सो सितंबर में 1579 को अकबर ने क्या किया, उन्होंने एक लेटर भेजा अथॉरिटीज़ ऑफ गोवा, अथॉरिटीज़ एट गोवा में, आस्किंग देम टू सेंड 2 वेरी लर्नड प्रीस्ट्स टू हिज कोर्ट. ठीक है. तो 2 प्रीस्ट्स को इनवाइट किया अकबर ने. और 2 जो उस वक्त के प्रीस्ट्स अकबर से मिलने गए वो थे रुडोल्फो एक्वाविवा एंड एंटोनियो मोजेरेट. ठीक है. एक्वाविवा एंड एंटोनियो. ओके. ये 2 लोग गए, फतेहपुर सीकरी गए. राइट. एंड दे वर रिसीव्ड विथ ऑनर. फतेहपुर सीकरी वो पहुंचे फेब्रुवरी में इन 1580. ठीक है. ये फर्स्ट you would say जो फर्स्ट सेट ऑफ पीपल, फर्स्ट सेट ऑफ प्रीस्ट्स जिनको भेजा गया था वो थे. ठीक है. फर्स्ट मिशन था ये टू द कोर्ट ऑफ अकबर. राइट. फतेहपुर सीकरी वो गए. ठीक है. बट ये दोनों लोग ऑफ कोर्स दे वेंट बैक इन 1583. राइट. और उनके जो होप्स थे ऑफ कन्वर्टिंग अ मुगल एम्परर टू क्रिश्चियनिटी ये ब्रेक हो गया, वो ये नहीं कर पाए. सेकेंड मिशन आता है 1590 में. ठीक है. सेम उनका होप होता है कि वो मुगल एम्परर को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवा देंगे. राइट. सेकेंड जो आपका मिशन है जो अकबर कॉल इन करते हैं 1590 में, वो भी सिमिलर नोट पे एंड होता है इन 1592. मतलब
जो उनकी इच्छा होती है कि मुगल एम्परर को वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करेंगे, वो नहीं हो पाता है. थर्ड मिशन, अगेन इनवाइटेड बाय अकबर इन 1595, लाहौर. ठीक है, 1595 में वो लाहौर में इनवाइट करते हैं 2 लोगों को, राइट. और आप देखेंगे कि यहाँ पे ये एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है एज अ पार्ट ऑफ अकबर्स सेक्युलर पॉलिटिक्स. वहाँ पे वो रिसाइड करना शुरू कर देते हैं दोनों प्रीस्ट्स, और एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन के तौर पे ये कंटिन्यू होता है एज अ पार्ट ऑफ सेक्युलर पॉलिटिक्स, राइट. ये बात हो रही है लाहौर की, लाहौर इन 1595. ये जो थर्ड मिशन है, जो एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन की जैसे कन्वर्ट हो जाता है और कंटिन्यू होता है एज अ पार्ट ऑफ अकबर सेक्युलर पॉलिटिक्स एट दैट टाइम, इसमें जो 2 प्रीस्ट आते हैं उनका नाम है इमैनुअल पिनहेरो एंड फादर जीरोम जेवियर. ओके, जेवियर एंड पिनहेरो, ये 2 लोग थर्ड मिशन के प्रीस्ट्स थे. ओके, easy. They were the leaders of the mission, right. इन दोनों की खास बात ये थी कि जब ये वहां पे रह रहे थे लाहौर में, दे यूज टू राइट लेटर्स फ्रॉम द कोर्ट, और वो वाइडली यूज हुआ एज इंफॉर्मेशन अबाउट अकबर. आपको पता है हिस्टोरियंस होते थे कोर्ट्स में, डिफरेंट लोग होते थे जो बुक्स लिखते थे, बायोग्राफीज होती थी जिसकी वजह से हमें हिस्टोरिकल सोर्सेज मिलते हैं. फादर जीरोम जेवियर और इमैनुअल पिनहेरो के लेटर्स जो हैं, दे लेटर बिकेम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अकबर. ठीक है, अबाउट द कोर्ट ऑफ अकबर. ठीक है. प्रिंस सलीम की अगर बात करें, ही असेंडेड द थ्रोन एज जहांगीर, राइट. और मुस्लिम्स को खुश करने के लिए इनिशियली ही निग्लेक्टेड जेसूट फादर्स. सो इनिशियली तो ही निग्लेक्टेड जेसूट्स ताकि वो मुस्लिम्स को खुश करें, राइट. ग्रेजुअली हाउएवर उनका जो ये टेम्पररी एस्ट्रेंजमेंट था ये ख़त्म हुआ, और 1606 में उन्होंने फिर से रिन्यू कर दिए फेवर्स टुवर्ड्स जेसूट्स. ओके, राइट. एक लाहौर में बहुत बड़ा स्पेशियस चर्च था जो कि अलाउ किया गया टू बी रिटेन्ड बाय जेसूट्स, राइट. उनके जो प्रीस्ट हैं, जो कोलिगियम है, प्रीस्ट का रेसिडेंस बना बेसिकली, वो वहां पे रह सकते थे, राइट. बट आपको एक बात पता चलेगी कि 1608 में आप देखेंगे 20 बैप्टिज्म्स हुए आगरा में, राइट. तो आप देखेंगे कि पब्लिकली इतनी लिबर्टी के साथ जेसूट्स वहां पे काम कर रहे थे, राइट. और जो जहांगीर का कंडक्ट था, एज यूजुअल जेसूट्स चाहते थे कि वो मुगल एम्परर को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करे. ओपनली वो बैप्टिज्म कर रहे थे, 20 बैप्टिज्म उन्होंने आगरा में किए, राइट. और जो जहांगीर का कंडक्ट था टुवर्ड्स देम, उससे उन्हें ये लग रहा था कि जहांगीर को वो क्रिश्चियनिटी के फोल्ड में ला पाएंगे. However, of course, this did not happen. And moreover, आप देखेंगे कि कैसे जो पोर्चुगीज थे उनके एक्शंस, जो एरोगेंट एक्शंस थे उस वक्त, हाउ इट क्रिएटेड अ रिफ्ट बिटवीन द मुगल एम्परर एंड द पोर्चुगीज, राइट. Why did they lose their favor?